Dear students of class 11th, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप जानते हैं हम गैस लॉज डिस्कस कर रहे हैं। तो जो यस्टरडेज लेक्चर था उसमें हमने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर डिस्कस किया और इसकी एप्लीकेशंस हमने देख ली। आज गैस लॉज में लास्ट गैस लॉ है जो हमें डिस्कस करना है। इसको हम कहते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन। इससे पहले कि हम देखें कि ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है, पहले हम देख लें टर्म डिफ्यूजन का मतलब क्या है, व्हाट्स मीन्ड बाय डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का जो डिफिनेशन है या एक्सपीरियंस जो है, हम सभी इसको डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अगर हम किसी कमरे में एक कोने में अगरबत्ती जलाते हैं तो उस अगरबत्ती के ज़रिए जो स्मेल प्रोड्यूस हो जाती है वो हम इस रूम के दूसरे कोने में बैठकर भी फील कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रेगरेंट सब्सटेंसेस, जो स्मेलिंग सब्सटेंसेस अगरबत्ती में इंसेंसिटिक प्रोड्यूस करती है, ये सारे कमरे में फैल जाती है। इसके पार्टिकल्स या जो गैस जो प्रोड्यूस करता है, स्मोक प्रोड्यूस बाय इंसेंसिटिव, ये आहिस्ता आहिस्ता जहाँ पर ये बनती है वहाँ से निकल के सारे कमरे में फैल जाए। जहाँ जहाँ तक इसके पार्टिकल्स, इसके गैस मॉलिक्यूल्स पहुँच जाते हैं, वहाँ वहाँ पर हम इसकी फ्रेगरेंस महसूस कर सकते हैं। या एक और एग्जांपल देख लीजिए, अगर हम में से किसी ने परफ्यूम इस्तेमाल किया हो तो हम दूर से ये महसूस करते हैं कि किस शख्स ने परफ्यूम इस्तेमाल किया है, या हम भी दूर से इस परफ्यूम की स्मेल जो है वो हम महसूस करते हैं। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस होती है, परफ्यूम के पार्टिकल्स या अगरबत्ती के जो गैस पार्टिकल्स आयर के साथ मिल जाते हैं और दूर दूर तक पहुंच जाते हैं, इसी मिक्सिंग को हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो इस तरह से डिफ्यूजन जो प्रोसेस है, इट इज सिंपली इंटरमिक्सिंग ऑफ two or more gases in the available space। यानी जितनी भी स्पेस अवेलेबल है, उस अवेलेबल स्पेस में ये जो गैस मॉलिक्यूल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं, इसी इंटरमिक्सिंग को हम डिफ्यूजन कहते हैं। उसके बरक्स जो इफ्यूजन है, इफ्यूजन में भी गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो रहे हैं, मगर इफ्यूजन प्रोसेस में होता क्या है, जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं दे कम आउट फ्रॉम a space or from a position at a higher concentration through a small hole and then mix with the gases। तो ये जो इफ्यूजन प्रोसेस है, इसमें जो गैस है अंडर प्रेशर ये निकलता है, इट एस्केप्स अंडर प्रेशर फ्रॉम ए फाइन होल। व्हेन a gas escapes from higher pressure through a fine hole or orifice and then mixes with the gases, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इफ्यूजन। इसकी सिंपल एग्जांपल है जो गैस लीक हो रहा है फ्रॉम ए सिलेंडर। गैस लीक फ्रॉम ए सिलेंडर जो है, इट इज़ द एग्जांपल ऑफ इफ्यूजन। उसके बारे मैंने बता दिया कि जो इनसेंसिटिक है, उससे जो वेपर्स अपॉन बर्निंग इन इनसेंसिटिक, वहाँ पर जो स्मोक प्रोड्यूस होते हैं फिर वो फैल जाते हैं, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये जो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन और प्रोसेस ऑफ इफ्यूजन जो है, ये किस रफ्तार से डिफरेंट गैसेस जो होते हैं, इनके डिफ्यूज़ होने की रफ्तार एक जैसी नहीं होती है। इट डिफर्स फ्रॉम गैस टू गैस। और ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, इट हैज़ बीन स्टडीड। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है, जैसे मैंने कहा, चाहे रेट ऑफ डिफ्यूजन हो या रेट ऑफ इफ्यूजन हो, ये वेरी हो जाती है। हर एक गैस की रेट ऑफ डिफ्यूजन या रेट ऑफ इफ्यूजन सेम
नहीं होती है, इट वेरीज फ्रॉम वन गैस टू अनदर गैस। और जो रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन है, इट हैज़ बीन स्टडीड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय ग्रैहम। तो इसीलिए थॉमस ग्रैहम ने इसको स्टडी किया है, थॉमस ग्रैहम, इसीलिए इसको ग्रैहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन भी हम कहते हैं। और ये जो ग्रैहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, इसकी जो डेफिनेशन है, जनरलाइजेशन या स्टेटमेंट जो है, वो इस तरह से है, अंडर अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ, ये सिंपल लॉ है, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, the rates of diffusion of, the rates of diffusion of different gases, ये फ्यूजन भी है, डिफ्यूजन और एफ्यूजन ऑफ different gases are inversely proportional, are inversely proportional to the square root of their densities, or inversely proportional to the square root of their densities. This is the definition of Graham's law of diffusion. Under similar conditions of temperature and pressure, the rates of diffusion of different gases are inversely proportional to the square root of their densities. इसका मतलब ये हुआ, अगर सपोज हमारे पास दो गैसेस हैं जो एक दूसरे के साथ डिफ्यूजन कर रहे हैं या एफ्यूजन कर रहे हैं, अगर उन गैसेस की रेट ऑफ डिफ्यूजन, सपोज एक गैस की रेट ऑफ डिफ्यूजन R1 है और दूसरे गैस की रेट ऑफ डिफ्यूजन R2 है, और फिर जो गैस, जिस गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन R1 है, अगर उसकी डेंसिटी D1 है और जिसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन R2 है, अगर उसकी डेंसिटी D2 है, अगर ये दो गैस आपस में डिफ्यूजन कर रहे हैं या एफ्यूजन कर रहे हैं, तो इस लॉ के मुताबिक इनकी रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू देयर डेंसिटीज़। मगर कंडीशन ये है कि इन दोनों गैसेस का टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो सेम होना चाहिए। जब ये दोनों गैस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर होंगे, फिर अगर हम इनकी रेट ऑफ डिफ्यूजन देखेंगे, तो वो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square root of their density। इसका मतलब हुआ rate of diffusion of gas R1 is proportional to square root of 1 by D1। इसी तरह से R2 जो है that will be inversely proportional to the square root of D2। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ये बनेगा R1 is equal to K into square root of 1 by D1। K is the constant of proportionality। इसी तरह से R2 will be equal to K इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाई D2। तो इस तरह से अगर आप R1 डिवाइडेड बाई R2 लेंगे, R1 डिवाइडेड बाई R2, इट विल बी इक्वल टू K इंटू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ D1 डिवाइडेड बाई K इंटू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ D2। K और K कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाई D1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाई D2। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाई D1 डिवाइडेड बाई 1 बाई D2। तो फर्दर देख लो, इट विल बिकम 1 बाई D1 इंटू D2 बाई 1। सो इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ D2 बाई D1। तो इस तरह से R1 बाई R2 जो है सिंपल टर्म्स में ये बनेगा R1 बाई R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ D2 बाई D1। इसका मतलब यही हुआ कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज। तो ये ज़रूरी है कि ये
उस वक्त होगा जब कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एक जैसा होगा। और जहाँ तक रेट ऑफ डिफ्यूजन या रेट ऑफ इफ्यूजन का ताल्लुक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ द गैस डिफ्यूज्ड, कि कितना गैस डिफ्यूज होता है डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, it will give us the rate of diffusion. So rate of diffusion of two gases as per Graham's law is inversely proportional to the square root of their densities. So this is the simple way of expressing Graham's law of diffusion. ये जो Graham's law of diffusion है, हम इसको मुख्तलिफ कैलकुलेशंस या मुख्तलिफ कैलकुलेशंस कैलकुलेट करने के लिए मुख्तलिफ सबस प्रॉपर्टीज़ जो हैं गैसेस की, उनको डिटरमाइन करने के लिए या उनकी कैलकुलेशन के लिए हम इसको डिफरेंट फार्म भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप इस लॉ से मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना चाहेंगे तो फिर ये लॉ जो है इट विल टेक ए न्यू फॉर्म। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल। सिंपल है, ये हमने पढ़ा है और हम जानते हैं कि हमने पढ़ा है कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इन गैसेस में डेंसिटी जो है इसको रिप्लेस करेंगे मॉलिक्यूलर मास से, तो यहाँ पर जो रिलेशन हमें आएगी वो बनेगी R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ M2 डिवाइडेड बाई M1, क्योंकि डेंसिटी जो है ये मॉलिक्यूलर मास से डायरेक्टली रिलेटेड है। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी। तो अगर हम सपोज गैस जो है जिसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन R1 है, R1 is the rate of diffusion of one gas, तो इसका जो as per Graham's law it is equal to 1 by D1। तो अगर हम यहाँ पर D1 के बजाय इन वेपर डेंसिटी जो है इसके बजाय मॉलिक्यूलर मास लेंगे तो ये बनेगा R1 is equal to स्क्वायर रूट ऑफ 1 by मॉलिक्यूलर मास जैसे M1 by 2, क्योंकि अब यहाँ पर देख लीजिए मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी। इसका मतलब हो गया कि वेपर डेंसिटी जो है दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई 2। अब अगर गैस 1 है, इसकी डेंसिटी D1 है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास M1 हो गया, तो हम D1 के बजाय M1 by 2 लिख सकते हैं। इसी तरह से R2 जो है दैट विल बी इक्वल टू 1 by M2 by 2। तो इस तरह से R1 by R2 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 by M1 by 2 डिवाइडेड बाई 1 by M2 by 2। तो इस तरह से इसको फर्दर सॉल्व करने से हम वी विल गेट 1 by M1 by 2 into 2 by 1 by M2, 2 by M2 by 1 या 1 by M2। तो इस तरह से जब हम ये सॉल्व करेंगे इट विल बिकम R1 by R2 विल बिकम M2 डिवाइडेड बाई M1। इसलिए यहाँ पर जो रिलेशन आती है दैट बिकम्स इक्वल टू R1 by R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ M2 by M1। तो इस तरह से ये रिलेशन इस्तेमाल करके हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन के ज़रिए से। इसी तरह से अगर हम देखेंगे कि प्रेशर जो है, प्रेशर ऑफ द गैस अगर डिफरेंट है, तो फिर अगर प्रेशर ऑफ द गैस डिफरेंट है उस वक़्त रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा। क्योंकि हम जानते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। जिस गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा डिफ्यूजन करेगा या वो ज़्यादा इफ्यूजन करेगा। तो इसलिए R1 by R2 जो होगा दैट विल बी P1 by P2 स्क्वायर रूट ऑफ D2 by D1 या P1 by P2 स्क्वायर रूट ऑफ M2 by M1। तो इस तरह से ये उस वक़्त है जब दो गैसेस एट डिफरेंट प्रेशर्स होंगे, व्हेन द टू गैसेस
और एट डिफरेंट प्रेशर्स, क्योंकि प्रेशर जो है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन, हायर द प्रेशर हायर विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन। सो इसलिए R1 का जो डिफ्यूजन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P1। इसी तरह R2 जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2। इसलिए जो रिलेशन आएगी दैट विल बी R1 by R2 इज इक्वल टू P1 by P2 into square root of D2 by D1 और square root of M2 by M1। ठीक, इसी तरह से अब अगर हम ये देखेंगे कि जो गैसेस हैं, कैलकुलेशन ऑफ या कंपैरिजन ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू डिफरेंट गैसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, कंपैरिजन ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू डिफरेंट गैसेस, गैसेस जो हैं वो उनका वॉल्यूम डिफरेंट है सपोज, और टाइम हम सेम लेंगे इन द सेम टाइम। सपोज गैस ए जो है उसका वॉल्यूम V1 है जो टाइम T में डिफ्यूज़ हो जाता है। इसी तरह से दूसरा गैस जो है V2 जिसका वॉल्यूम है उसका V2 वॉल्यूम टाइम T में डिफ्यूज़ हो जाता है। तो इस तरह से अब अगर हम रेट ऑफ डिफ्यूजन देखेंगे तो R इज इक्वल टू V1 by T, R1 इज इक्वल टू V1 by T। जैसे हमने ऊपर आपको डेफिनेशन बता दी थी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है दैट्स वॉल्यूम ऑफ द गैस डिफ्यूज्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो इसी एतबार से क्योंकि R1 जो है, R1 में V1 गैस डिफ्यूज़ हो जाता है एंड टाइम T, तो R1 इज इक्वल टू V1 by T। इसी तरह से R2 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू V2 by T। तो इस तरह से हम R1 और R2 जो हैं दे कैन बी रिप्लेस्ड बाय V1 by T एंड V2 by T। तो यहाँ पर जो रिलेशन आएगी दैट विल बी इक्वल टू R1 by R2 इज इक्वल टू V1 by T डिवाइडेड बाय V2 by T, दैट विल बिकम T by V2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ D2 by D1 और इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ M2 by M1। तो यहाँ पर T और T कैंसिल होगा तो वी विल गेट R1 by R2 इज इक्वल टू V1 by V2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ D2 by D1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ M2 by M1। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि जो रेट्स ऑफ डिफ्यूजन है या जो वॉल्यूम ऑफ गैसेस जो डिफ्यूज हो जाता है in a given time that is inversely proportional to the density of the gases। यानी अगर गैस की डेंसिटी ज़्यादा है तो वॉल्यूम कम डिफ्यूज़ होगा, अगर डेंसिटी कम है तो वॉल्यूम ज़्यादा डिफ्यूज़ होगा। इस तरह से या इसी तरह से या मॉलिक्यूलर मास की बुनियाद पर भी हम कह सकते हैं कि जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है उसका कम वॉल्यूम डिफ्यूज़ होगा और जिसका मॉलिक्यूलर मास कम है उसका ज़्यादा वॉल्यूम डिफ्यूज़ होगा। यानी वॉल्यूम diffused in a given time is inversely proportional to the density or inversely proportional to the molecular mass of the substance। इसी तरह से अब अगर हमें ये देखना होगा कि अगर सेम टाइम नहीं होगा, टाइम डिफरेंट होगा और ये गैस वॉल्यूम ऑफ द गैस जो है जो डिफ्यूज़ हो रहा है, अगर दोनों गैसेस का जो वॉल्यूम जो डिफ्यूज़ हो रहा है वो सेम है, इफ़ द सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम इज़ डिफ्यूज्ड, और उसके लिए हमें ये देखना होगा कि कितना टाइम लेगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं अगर मान लो जिस गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन R1 है सपोज उसका वॉल्यूम V जो है टाइम T1 में डिफ्यूज़ हो रहा है, इसी तरह से गैस जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन R2 है मान लो उसका भी V वॉल्यूम डिफ्यूज़ हो रहा है मगर उसके लिए जो टाइम पीरियड है दैट इज़ इक्वल टू T2। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे R1 by R2 विल बी इक्वल टू V by T1 डिवाइडेड बाय V by T2, तो वो बनेगा V by T1 इंटू T2 by V। तो इस तरह से V और V कैंसिल हो जाएगा, V विल गेट R1 by R2 इज इक्वल टू T2 by T1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ D2 by D1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ M2 by M1। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं जो टाइम ऑफ डिफ्यूजन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। यानी जो गैस जिस गैस की डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका टाइम भी वो ज़्यादा टाइम लेगा डिफ्यूजन के लिए, जिस गैस की डेंसिटी कम है वो कम टाइम लेगा डिफ्यूजन के लिए, क्योंकि टाइम जो है टाइम पीरियड इज़
टाइम टेकन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द गैस, या हम ये कह सकते हैं टाइम टेकन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है दैट विल टेक मोर टाइम टू गेट डिफ्यूजन, जिसका मॉलिक्यूलर मास कम है दैट विल टेक लेस टाइम फॉर डिफ्यूजन। तो इस तरह से हम ये जो ग्रैहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, हम इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ कैलकुलेशंस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है, जैसे कि ग्रैहम्स लॉ कहता है कि डेंसिटी पे डिपेंड करता है। अब डेंसिटी के अलावा या डेंसिटी की मदद से हम मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम प्रेशर्स ऑफ द गैस कैलकुलेट कर सकते हैं, हम सेम टाइम में डिफरेंट वॉल्यूम्स जो डिफ्यूज़ होते हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं, या जो सेम वॉल्यूम जो है वो कितना टाइम लेगा उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो जहाँ तक ग्रैहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की इम्पॉर्टेंस का ताल्लुक है, इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रैहम्स लॉ, इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रैहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस एप्लीकेशन जो है इसकी वो ये है, इट हेल्प अस इन द सेपरेशन ऑफ गैसेस हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज। सेपरेशन ऑफ गैसेस हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज, नंबर एक। दूसरी जो इसकी एप्लीकेशन है, इट हेल्प अस इन द सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स, खासकर यूरेनियम के जो दो आइसोटोप हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम उनकी डेंसिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से इट हेल्प अस इन कैलकुलेटिंग मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैसेस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैसेस। अगर हम अननोन गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन जानते हैं तो फिर हम उस बुनियाद पे हम उनकी डेंसिटी और उनका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ ग्रैहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो इस तरह से ग्रैहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कंक्लूड होता है। इसी के साथ जितने गैस लॉज हमारे सिलेबस में हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट विल बी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे।